हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, जिसमें हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, समसामयिक दक्षिण एशिया। और जो आपकी ओल्ड वाली एनसीईआरटी उसमें वही ये चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आप पे जो भी बुक हो उससे अपना मैच कर लेना, और हो सके तो न्यू वाली एनसीईआरटी खरीद लेना। और इसमें समसामयिक दक्षिण एशिया, उसमें नाम क्या है ओल्ड वाली में है समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। और ये पार्ट 1 है, कक्षा 12वीं का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले दो जो इसके चैप्टर हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए गए हैं। शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के समसामयिक विश्व में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, वो सारा डिस्कस कर लिया है। कार्टून वाली वीडियो भी डाल दी आपकी। तो ओवरऑल सारी चीजें क्या है वहां पे डालने का प्रयास किया है। तो इसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे कि क्या दक्षिण एशिया है। इसमें हम देखेंगे दक्षिण एशिया क्या है, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र क्यों नहीं आ पाया, या ये क्या है पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र क्या है, या पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र क्यों नहीं आ पाया, या बांग्लादेश में लोकतंत्र, फिर थोड़ा बांग्लादेश के बारे में, थोड़ा यही सारी चीज़ों को पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये सारी आज चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखेंगे दक्षिण एशिया क्या होता है, और मैप भी जब मैं आपको वो वाली वीडियो बनाऊंगा रिकॉर्डर से तो उसमें बताऊंगा भी मैप क्या होता है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दक्षिण एशिया के बारे में। सबसे पहले आपको कुछ भी हो तो भारत का नक्शा बनाना क्या है, आना ही चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए इसमें जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ हल्का सा बना दूं। इसमें ड्राइंग पे मत जाना, जगह भी कम है, बस समझने का प्रयास करना है। ये क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये तो तिब्बत हो गया, इसको छोड़ो। ये समझो क्या है, ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे क्या आता है, हल्का सा श्रीलंका आता है, ठीक है ना। मालदीव भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे म्यांमार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेपाल आता है, इधर भूटान आता है, ठीक है ना। तो ये सारी इन चीज़ों को हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहला है दक्षिण एशिया क्या होता है। तो मैप में आप जानते हैं भारत कहाँ पर आता है, पूछे भारत कहाँ पर आता है तो कहाँ पर आता है, दक्षिण एशिया में। और एक बात और बताना, जाके अभी मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ या आप जहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं तो कौन से कॉन्टिनेंट में बैठ के देख रहे हैं। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप में। आप जानते होंगे 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया ही है। और भारत कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में। तो समझने का प्रयास करते हैं दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया की जब भी बात आती है तो अमूमन भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन सारे देशों को क्या इंगित करने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दक्षिण एशिया। और इन देशों के आधार पर तो देखा जाता है, साथ ही में इसको भौगोलिक आधार पर भी बांटकर देखा जाता है। भौगोलिक आधार पर मतलब भारत की जो स्थिति है वो एकदम केंद्र में है, सेंटर में है, तो उसी से भौगोलिक आधार पर भी समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि देखो, ये तो हो गए सारे क्या, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका को अमूमन इंगित करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं, दक्षिण एशिया का शब्द क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखने का मतलब है भारत में जो उत्तर का क्या होता है, भारत में उत्तर में क्या है, हिमालय, क्या है, हिमालय, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर क्या आता है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत के उत्तर में हिमालय, पूरब में बंगाल की खाड़ी हो जाती है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है ना। और पश्चिम में क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर क्या आता है, हिंद महासागर आता है। मैप की जानकारी नहीं है तो मैप भी थोड़ा समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और इस जो पॉलिटिकल साइंस लिखते हैं इसमें प्रयास कीजिए, अगर किसी देश के साथ संबंध आता है या जहां आपको मौका लगता है वहां पे मैप अवश्य बनाने का क्या करना, प्रयास करना। इससे क्या होगा, आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ने का क्या हो जाएगा, चांसेस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपी हमेशा आपकी क्या दिखनी चाहिए, अच्छी। तो मैं बता रहा था, ये आप समझ गए होंगे कि अगर फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ। देखो दक्षिण एशिया क्या होता है, दक्षिण एशिया से अभिप्राय यह है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव,
नेपाल, श्रीलंका को अमूमन इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें, कैसे ज्योग्राफिकली देखें, तो भारत के उत्तर में हिमालय पड़ता है, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और अरब सागर, पश्चिम में क्या पड़ता है? अरब सागर। इन भौगोलिक दृष्टि इसको भी क्या है, भौगोलिक आधार पर बांटकर क्या बोला जाता है? दक्षिण एशिया बोला जाता है। और ये देखा जाता है कि दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों में क्या है? लोकतंत्र पाया जाता है। अगर कुछ देशों को छोड़ दें, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वहां पर क्या है, समय समय पर कभी सेना का शासन हो जाता था, कभी लोकतांत्रिक सरकारें आ जाती थी। तो ये सारी चीजें हम क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमें समझना है यही, इन्हीं सब, ये जो जितने भी मैंने देशों के नाम लिए ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों के बारे में पढ़ना है कि उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका राजनीतिक विकास कैसे हुआ, क्या वहाँ पे लोकतंत्र था, क्या सैनिक तंत्र था, कि सल्तनत था, कि किस तरीके से अभी वर्तमान में व्यवस्था है। तो इन्हीं का क्या करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अधिकतर देशों में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में समय समय पर क्या है, सेना का शासन रहा है, और फिर क्या आ जाता है, लोकतंत्र भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पाकिस्तान में जो सबसे पहली जो सरकार बनी थी बेनजीर भुट्टो की, किसकी? बेनजीर भुट्टो की। सबसे पहली का मतलब सबसे पहले तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान थे। लेकिन सबसे पहली जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी कहाँ पे? पाकिस्तान में। वो किसके नेतृत्व में थी? बेनजीर भुट्टो, जिसने कब से कब तक शासन किया ये लिखा भी है, 1971 से 80 है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। 1971 से 1978 तक रही बेनजीर भुट्टो। फिर दूसरी जो लोकतांत्रिक सरकार बनी वो किसके नेतृत्व में? नवाज शरीफ के नेतृत्व में बनी है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, दक्षिण एशिया क्या है, तो इसमें अगर ये नंबर पे डिपेंड करता है, 2 नंबर में आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है, 6 नंबर में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। 2 नंबर में आएगा तो केवल क्या लिख देंगे, भारत, ये पॉइंट लिख देंगे, ये भौगोलिक पॉइंट लिख देंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। लेकिन 4 नंबर में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ एक लाइन में, बांग्लादेश में क्या हुआ, मालदीव में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें क्या है हमें बतानी है। तो पाकिस्तान में हमने देख लिया बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी थी, और वहां पर कभी सेना का शासन रहता था। लेकिन 2008 से वहां पर क्या है, 2008 से क्या है, वहां पे पुनः लोकतंत्र आ चुका है। और ये जो दोनों सरकारें बनी थी, कहीं ना कहीं शीत युद्ध जो अपनी चरम पर था, जाने वाले थे, उसके बाद बनी थी। खैर, नेपाल में आप जानते हैं, नेपाल में क्या है, राजतंत्र रहा है शुरू से। क्या रहा है? राजतंत्र रहा है। तो शुरुआत में नेपाल में राजतंत्र था, वो भी कौन सा राजतंत्र था? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है समझना। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि संविधान तो होगा, लेकिन संविधान किसके अकॉर्डिंग चलाया जाएगा? संविधान चलाया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? जनता के अकॉर्डिंग नहीं। राजा जैसा चाहेगा वैसा संविधान होगा, लोगों को अधिकार होगा, लेकिन अधिकार तभी होगा जब क्या है, राजा उसको अधिकार देगा। तो 2006 में तक वहां पे संवैधानिक क्या था, राजतंत्र था, और लोकतंत्र आगे कब, 2008 से क्या उन लोगों ने अपना संविधान वगैरह बनाया, और अभी वर्तमान में वहां पर क्या है, 2008 से क्या है वहां पर लोकतंत्र, ध्यान रखना। उसी तरीके से मालदीव क्या है, एक द्वीप है। द्वीप मतलब आइसलैंड है जो चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है, टापू, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं द्वीप। तो मालदीव द्वीप है। तो 1968 तक यहाँ पर क्या रहा है, सल्तनत काल रहा है। सल्तनत काल का मतलब कि राजा महाराजा ये सब क्या करते थे, राज, जैसे भारत में भी क्या है, दिल्ली सल्तनत था, उसमें गुलाम वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, तो ये सारे वंश आए थे वहां पर, ठीक है ना। तो ये सारे वंश आए थे। उसी तरीके से मालदीव में भी 1968 तक क्या था, सल्तनत काल था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर कौन सी व्यवस्था आ गई, गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय मतलब क्या होता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी क्या होता है, वर्ड क्या होता है, रिपब्लिक। ये पेन थोड़ा सा सही से चल नहीं रहा है, इससे ही लिख देता हूँ। कौन सा वर्ड है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है देश का जो भी हेड होगा वो कैसे आएगा, संविधान,
मेरा कहने का मतलब गणतंत्र का मतलब सिंपल सा ये होता है, जिसको अंग्रेजी में रिपब्लिक बोलते हैं। और जैसे कि भारत में हम लोग 26 जनवरी को क्या है, रिपब्लिक डे मनाते भी है, गणतंत्र दिवस मनाते भी है। तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी देश का जो हेड होगा वो कैसे आएगा, निर्वाचन के माध्यम से आएगा। यानी किसी भी देश का जो सबसे बड़ा पद होगा, बड़ा पद होने का मतलब है राजनीति में सबसे बड़ा पद होगा, यानी हेड ऑफ दी जो स्टेट होगा, जिसके नाम से सारे कारोबार चलते होंगे, वो क्या होगा, चुनाव के माध्यम से आएगा, निर्वाचन के। एग्जाम्पल, भारत में जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है कि उसके पापा, उसका बेटा, उसका पोता बनेगा। जो निर्वाचन में जीतेगा वही जीतेगा। तो यही होता है गणतंत्र। तो मालदीव में अभी कौन सी व्यवस्था है, गणतंत्रीय व्यवस्था है। और कौन सी व्यवस्था है गणतंत्र के साथ, अध्यक्षात्मक प्रणाली। कौन सी, अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब ये होता है, जैसे भारत में कौन सी प्रणाली है, भारत में जो प्रणाली है वो कौन सी है, भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसके हाथों में होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जैसे भारत में देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी हो गई, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गए श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ भी काम होता तो नाम किसके है, द्रौपदी मुर्मू के, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं, वो होती हैं किसमें, प्रधानमंत्री में। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जैसे ये अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, हेड होता है। तो कुछ भी शक्ति वगैरह होगी तो किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता। इस पे वैसे 11th में पूरा है, लेकिन इस पे अभी मैं ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, बस इतना समझना, इसमें राष्ट्रपति क्या होता है, प्रमुख होता है। और 2005 से यहाँ पर क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय का मतलब एक दल से ज्यादा दल है। जैसे भारत में देख लीजिए, कुकुर मुत्ते की तरह इतने सारे दल हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। लालटेन छाप, डॉली छाप, पता नहीं कौन कौन से छाप हैं, सैकड़ों दल है भारत में। उसी तरीके से क्या है, 2005 में बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय व्यवस्था होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं होगा तो वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर है, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो एक स्कॉलर था जिनने बोलता पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी की व्हील है। यानी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र के क्या है, लोकतंत्र का वो है, क्या है, लोकतंत्र के व्हील। व्हील का मतलब चक्का है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझना। कभी आए ना कोट करने के लिए, मतलब आता है, मौका मिलता है, आपको कोई फ्रेज याद है या आपको कोई कोटेशन याद है, तो साथ में क्या कर देना, लिख देना। उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कभी भी बहुदलीय व्यवस्था है तो लिख देना पॉलिटिकल पार्टीज आर द व्हील ऑफ डेमोक्रेसी, इंग्लिश में ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमडीपी जीत जाती है। एमडीपी का मतलब क्या होता है, एमडीपी का मतलब होता है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। हिंदी में ही लिख देता हूं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है, ठीक है ना। कहां पर, मालदीव में। तो ये मालदीव के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक नंबर में एक बार पूछा भी था, 1968 किसमें सल्तनत काल रहा है, तो ध्यान रखना मालदीव में सल्तनत काल रहा है। फिर बाद में गणतंत्रीय व्यवस्था अपना ली, अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहां पर, और 2005 से क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, और बाद में जाके एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, जीत जाती है। और इसको लिखने के बाद अगर 4 नंबर में आता है तो इसका कॉन्क्लूजन भी दे देना है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्यादातर दक्षिण एशिया के जो ज्यादातर देशों में क्या है, लोकतंत्र रहा है, लेकिन कभी कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में क्या है, सेना और लोकतंत्र दोनों का क्या रहा है, शासन रहा है। और अतः चीन, म्यांमार, क्या है, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान, अतः चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान क्या है, दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब तब क्या है, इसको दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया जाता है।
अगर आउटसाइड एक नॉइज आ रही होगी तो प्लीज़ उसको क्या करना, थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, क्योंकि मुझे भी बार बार क्या करना पड़ता है, नॉइज आता है तो हट के क्या करना पड़ता है, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है। तो प्लीज़ उसको क्या करना, और मैं थोड़ी आवाज़ तेज रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों से क्या करें, थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। ये मत देखना खाली कंटेंट पे ध्यान देना, थोड़ा हो सकता है चीज़ें नॉइस आ जाए तो उसको क्या करना, थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। और स्टॉप करता हूँ, पाउस करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें होता है वीडियो में हल्का सा कट लगने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है, जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, तो ये हमने दक्षिण एशिया देख लिया। 2 नंबर में आया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख दोगे, और 4 नंबर में आया तो ये सारा लिख देना, और एक क्या है, मैप बना देना और दिखा देना ये सारे देश कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप चलते हैं अपने प्रिय पड़ोसी मित्र के पास। कौन है वो, पाकिस्तान, सब जानते ही होंगे। सबसे पहला मित्र हमारा कौन है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र देखेंगे कि पाकिस्तान का राजनीतिक विकास कैसे हुआ है, कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, फिर बाद में वहाँ पे लोकतंत्र क्यों नहीं आ पाई। तो ये सारी चीज़ें हम समझने का क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र, ये ऐसे ही टॉपिक है। आप जब अपना वो खोलोगे, क्या खोलोगे, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, तो वहाँ पे टॉपिक रहता है, उसी के अंदर जो मेन चीज़ें होती है वो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र यानी पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, आप जानते हैं जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान एक दिन पहले ही हो गया था, 14 अगस्त को। तो पाकिस्तान का आज़ादी दिवस या इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 14 अगस्त को होता है, ध्यान रखना। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान भी अपना संविधान बनाता है। तो संविधान जब पाकिस्तान बना लेता है तो वहाँ पर जो सबसे पहले राष्ट्रपति वहाँ के बनते हैं, तो राष्ट्रपति के बेसिकली सेना ही रहती है। तो जनरल अयूब खान कौन बनते हैं, जनरल अयूब खान वहाँ के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जब जनरल अयूब खान राष्ट्रपति बन जाते हैं और बाद में क्या कर लेते हैं, अपना निर्वाचन करवा, निर्वाचन मतलब जनता वंता से पूछते नहीं है, बस अपने आप में ही बोलते हैं क्या कि हाँ मैं क्या हूँ राष्ट्रपति हूँ। लेकिन बट क्या होता है वहाँ पर, जब जनता क्या है, जनता लोकतंत्र चाहती है, भारत में भी लोकतंत्र, और अलग हुए हो तो बिना निर्वाचन के बन जाओगे तो जनता में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। तो जनता में भी गुस्सा आता है। तो जब जनता में गुस्सा आता है तो इससे सेना का रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये जनरल अयूब खान को क्या है, हटा दिया जाता है गद्दी से उनके, और किसको बिठा दिया जाता है, याहिया खान को। किसको बिठा दिया जाता है, याहिया खान को। तो और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब बांग्लादेश संकट हुआ था 1971 में, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, यही थे, कौन थे, याहिया खान। ध्यान रखना, बांग्लादेश जब संकट हुआ था तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, याहिया खान थे। उसके बाद याहिया खान के बाद 1971 से 78 तक, 1971 से 1978 तक कौन रही, बेनजीर भुट्टो बनी। और उसके बाद 1978 में जनरल जियाउल हक। तो ये नाम 1-2 बार पढ़ोगे तो अभी अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन 1-2 बार जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जनरल जियाउल हक बनते हैं। लेकिन फिर 1988 में क्या होता है, बेनजीर भुट्टो, यानी बेनजीर भुट्टो 2 बार बनती है। फिर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ होते हैं, वो किसको हटा देते हैं, नवाज शरीफ को हटा देते हैं। और 2001 में क्या करा लेते हैं, राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करा लेते हैं। तो इसका मतलब ये खाली थोड़ा सा बस समझ लेना क्या चला है, बस मोटा मोटी ये ध्यान रखना। वहाँ पे कभी सेना आती थी तो कभी लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक सरकार रही नहीं है। पहली जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी वो बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनी थी, दूसरी बनी थी नवाज शरीफ के नेतृत्व में, जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया था। और जो बेनजीर भुट्टो थी वो 1988 में एक बार फिर से बनी थी। तो 2 बार ही क्या है, ये बन चुकी है वहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है ना। और जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान थे, उसके बाद कौन आए, याहिया खान आए, फिर बेनजीर भुट्टो। तो ऐसे क्या करना, सीक्वेंस में थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कर लेना। और अतः लिख दोगे, अतः ये कहा जा सकता है कि 2008 में यहाँ पे क्या है, निर्वाचन क्या है, प्रॉपर रूप से होने लगा। प्रॉपर मतलब कंटिन्यू वे में क्या है, वहाँ पर क्या होने लगा, चुनाव होने लगा, नेता चुने जाने लगे। वैसे तो वहाँ पर क्या है, सेना का ही प्रभुत्व रहता है, लेकिन वो लोग क्या है, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, चुनाव समय समय पर करवाए जाते हैं। और वर्तमान में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है वो कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो
शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ, एक बार देख लेना, जाके चेक कर लेना, वैसे यही है, ठीक है ना, शहबाज शरीफ। तो ये पाकिस्तान का हो गया। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि हमने समझा कि ज़्यादातर शासन किसका रहा है पाकिस्तान में, ज़्यादातर शासन किसका रहा है? सेना का शासन रहा है। तो उसके ऐसे कौन से प्रमुख कारण रहे हैं जिसके कारण समय समय पर चाइना में क्या है, सॉरी चाइना में नहीं, पाकिस्तान में किसका शासन रहा है? सेना का शासन रहा है। तो एक एक करके हम उसको समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और वीडियो में कुछ दिक्कत आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करें? बताने का प्रयास करें। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसमें क्या किया जाएगा? सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। तो पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र ना बनने के क्या कारण रहे हैं, तो इसको भी एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या कारण रहे हैं। तो देखते हैं एक एक करके इसमें क्या क्या कारण रहे हैं। पहला क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो आप डायरेक्टली चालू नहीं करेंगे। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर में आएगा, तो कभी भी डायरेक्टली चालू नहीं करना। थोड़ा पाकिस्तान के बारे में क्या दे दोगे? इंट्रोडक्शन दे दोगे। शुरुआत में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद क्या जनरल अयूब खान बने, फिर याहिया खान आए, फिर बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, फिर परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, ऐसे करके आते हैं। फिर पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र ना बन पाने के निम्नलिखित कारण है 1 2 3 4, और उसके बाद निष्कर्ष, ध्यान रखना। तो पहला कारण क्या है? सेना, धर्मगुरु और अभिजनों का शासन होना। अभिजन यानी पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या है, इन लोगों का प्रभुत्व है। वहाँ पर शुरुआत से किसका शासन रहा है? वो लोग लड़ाई झगड़े में, इन सब में ज़्यादा, वहाँ की सेना में ज़्यादा विश्वास रहता है। तो सेना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वो कभी भी लोकतंत्र में या वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास नहीं करेगी। धर्मगुरु आप जानते ही हैं। धर्मगुरु कहने का मतलब है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसको आगे लेने से, चलने से पहले, कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा किसी के धर्म के बारे में आ सकता है, किसी की जाति के बारे में, तो इन सब पे आ जाता है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, और आप जब भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो अपने धर्म, जाति, लिंग, इन सब से ऊपर उठकर पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और मैं मान के चलूँगा आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, ना आपकी कोई जाति है, ना धर्म है, वो सब घर पे है, बाद में है। लेकिन जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने आप को स्टूडेंट मान के चलना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उठने का क्या करना? प्रयास करना। खैर, तो वहाँ पे सेना का प्रभुत्व रहता है। धर्मगुरु यानी मौलाना होते हैं, मतलब जो भी काजी मतलब जो भी होते हैं वहाँ पे मस्जिदों में, जो मतलब नमाज जो भी करवाते हैं, तो वहाँ पे धर्मगुरु, जैसे भारत में होता है ना पंडित वगैरह, भारत मतलब हिंदू धर्म में क्या होता है, पंडित वगैरह रहते हैं, उसी तरीके से। हाँ, तो सेना, धर्मगुरु समझाने का मतलब क्या है? धर्मगुरु समझाने का मतलब है, अरे इसमें धर्मगुरु समझाने का मतलब है कि जैसे भारत में पंडित, भारत में नहीं सॉरी, हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, क्रिश्चियनों में पोप वगैरह होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में कौन होते हैं? हाफिज जी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? तो उन लोग का वहाँ पर क्या रहता है? प्रभुत्व रहता है। तो वहाँ के लोगों को ज़्यादातर क्या है? धर्म में फंसा के रखने का कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, ताकि उनका प्रभुत्व क्या है वहाँ पर बना रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभिजन का मतलब जो भी अमीर व्यक्ति होता है, अभिजन का मतलब जो अमीर व्यक्ति हो गया, जो वैसे अभिजन का बहुत मीनिंग होता है, बस यहाँ पे आप समझना, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका क्या है वहाँ पे? प्रभुत्व है। तो समय समय पर वो क्या है? सेना को क्या देते रहते हैं? बढ़ावा देते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र क्यों नहीं आ पाया? सेना, धर्मगुरु और अभिजनों का शासन है, इसलिए। दूसरा है, पाकिस्तान और भारत के संबंध में तनातनी रहना। आप जानते हैं कितना प्रेम रहता है भारत और पाकिस्तान में। तो इस कारण भी क्या रहता है? प्रेम होने के कारण क्या है? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सेना है, वो कभी भी राजनीतिक दलों में, पॉलिटिकल पार्टी में और उनकी प्रक्रिया में कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। मान लो कोई भी बिल लाना होगा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, तो क्या होगा? उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उनको डर रहता है कि भारत उन पर क्या कर दे? हमला ना कर दे। इस चक्कर में वो क्या रहता है? समय समय पर वहाँ पे क्या है? सेना के जो समर्थक लोग होते हैं, वो सेना को ही ज़्यादा क्या है? प्रमुखता देते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव का मतलब कमी। पाकिस्तान में जैसे हर देश में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या किया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है कि लोकतांत्रिक बढ़े, आपस में मिलते हैं, सारे सभी लोग मिलते हैं। बट पाकिस्तान को क्या हुआ, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे शीत युद्ध में अमेरिका रहा हो, फ्रांस, मतलब यूरोप के कंट्री रहे हो, जितने भी डेवलप्ड कंट्री, उन लोगों ने कभी भी भारत को, मतलब पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पनप सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ही उनका क्या था, फायदा था। तो एक चीज ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको समर्थन नहीं मिल रहा था, और वहां पे क्या, सेना को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। और चौथा है अमेरिका पश्चिमी देशों द्वारा सैनिक शासन का समर्थन, यानी अमेरिका और पश्चिमी जो देश थे वो किस चीज का समर्थन कर रहे थे, सैनिक शासन का। तो इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन ये था, क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं भारत क्या था, अमेरिका एक चीज जानता था, अमेरिका क्या है, अपना प्रभुत्व रखना चाहता था। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत क्या हो गई थी, एकदम खस्ता हो गई थी। तो ब्रिटेन की हालत खस्ता हो गई थी, और तो अमेरिका ने सोचा, अमेरिका को पता था कि भारत पाकिस्तान अगर एक साथ रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आने वाले समय में बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो मेरा प्रभुत्व होगा वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जानबूझ के ऐसी नीतियों का प्रयोग करता है, जानबूझ के अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के द्वारा पाकिस्तान में सेना को समर्थन दिया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, ताकि उससे क्या हो, भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाए, बंटवारा हो जाए। जब बंटवारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारत खुद ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया था, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने वहां पे सैनिक शासन का समर्थन किया था। लेकिन होता है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसी गड्ढे में क्या हो जाओगे, खुद गिर जाओगे। जैसा कि आपने सुना होगा 2001 में क्या हुआ था अमेरिका में, 2001 में अमेरिका में किट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो वहां की बिल्डिंग थी, वहां पर क्या कर दिया था, वहां पर आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस्लामी आतंकवादी कहने का मतलब एक गुट था, किसके नेतृत्व में, सुना होगा, क्या नाम है उसका, नाम क्या था उसका, हाँ जो भी नाम होगा, नाम याद अभी आ नहीं रहा, आएगा तो बता दूंगा। तो वहां पर क्या हो जाता, आतंकवादी हमला हो जाता है। जो इंजीनियर था जिसको अमेरिका ने मार दिया था बाद में जाके, आप नाम बताना, भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उतना, ठीक है ना। तो होता है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो क्या हो जाता है, वो गड्ढा, उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तो अमेरिका ने जिन आतंकवादियों को भड़काया था सोवियत संघ के खिलाफ कि जाओ आप वहां पर क्या करो, हमला करो, वहां पे उनको हथियार सौंपता था। लेकिन जब क्या हुआ, बाद में उन्हीं आतंकवादियों ने क्या किया, अमेरिका में ही हमला कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा गलत चीज को बढ़ावा दोगे तो उसमें हो सकता है आप खुद ही फंस जाओ। तो इसलिए उन लोगों ने बढ़ावा तो दे रहे थे, लेकिन उनको विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से डर लगता था, यानी उन्हें आतंकवादियों से डर लगता था कि वो यहाँ पे विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद, यानी क्या है, आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत सारे क्या है, इस्लाम के नाम पर, यानी भगवान के नाम पर क्या है, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला करने का प्रयास किया जाता है। तो आप देखते होंगे जब भी आतंकवादी हमला वगैरह करते हैं तो उसमें भगवान का नाम जरूर लेते हैं। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, तो उनको डर लगता था कि इसको, अमेरिका वगैरह को, कि ये दूसरों को तो हमला कर ले, लेकिन अगर इनके पास में क्या लग जाएंगे, परमाणुक हथियार, यानी परमाणु हथियार लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो इन लोगों को क्या रहता है, खतरा भी रहता है। तो ध्यान रखना। तो ये चारों कारण है, सेना, धर्मगुरु, अभिजनों का शासन, पाकिस्तान एवं भारत का संबंधों में तनातनी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा सैनिक समर्थन करना, सैनिक शासन का समर्थन करना। तो ये हो गया पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र ना बन पाने के कारण हो गया। उसके बाद है बांग्लादेश। ये हमने पाकिस्तान को समझा। पाकिस्तान के बाद अब हम किसको समझेंगे, बांग्लादेश को समझेंगे कि बांग्लादेश में क्या रहा है, नहीं रहा है, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लग रहा हो कि बातें समझ में, तेज बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, तो उसको क्या कर लेना, आपका प्लेबैक होता है, स्पीड नॉर्मल कम कर सकते हो, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, आप चल सकते हो। और क्या कर सकते हो, साथ में ही आप क्या कर सकते हो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूँ, आपको लगता है लिख लेनी चाहिए, तो उसको क्या कर लेना, लिख लेना। हाँ, तो अब बांग्लादेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश में क्या रहा है। तो समझेंगे, जैसे हमने समझा कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ,
वैसे ही हम समझेंगे बांग्लादेश में डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब भारत क्या बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, किसके पार्ट थे पहले? भारत के पार्ट थे। तो इसका मतलब क्या है, जब भारत का जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। तो जब पहली वाली बुक हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो उसमें हम समझेंगे कि बांग्लादेश कैसे बना। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 1 मिनट में समझने का इसको क्या करना, प्रयास करना। जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो धर्म के आधार पर हो रहा था। बोला था जहाँ पर क्या होगा, मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा होंगे तो उस क्षेत्र को क्या बना दिया जाएगा, पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो सर्वे वगैरह होता है, जब सर्वे होता है सब कुछ होता है तो देखा जाता है ज़्यादातर एरिया में क्या है, मुसलमानों की आबादी है। तो ऐसे केवल भारत में 2 ही क्षेत्र है जहाँ पे मुसलमान क्या है, बहुसंख्यक में। एक भारत का पूर्वी क्षेत्र है और एक भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। समस्या ये आ जाती है, भारत बीच में है और दोनों तरफ पाकिस्तान है। और दूसरी समस्या ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है जहाँ पे मुसलमान रहते हो वहाँ पे हिंदू ना रहते हो, और जहाँ पे हिंदू रहते हो वहाँ पे मुसलमान ना रहते हो। खैर ये सब बाद की डिबेट है। तो 2 क्षेत्र ये चुने जाते हैं बंटवारे के लिए, एक भारत का पूर्वी भाग और एक भारत का पश्चिमी भाग। तो जो पूर्वी भाग होता है जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो 1947 से 71 तक इसको क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता था। यहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो कहाँ से बनाया गया था, यहाँ से कुछ असम के हिस्से ले लिए थे, यहाँ से बंगाल। तो ये पहले ही कहीं ना कहीं जो बंगाल बना था उस समय पे अंग्रेजों के समय में, तो यहाँ पे ही असम और बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर क्या बंगाल बनाया गया था। तो इतना ध्यान रखना, 1947 तक क्या है, इसे पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर दबदबा किसका रहता था, पश्चिमी पाकिस्तान, इन लोगों का क्या रहता था, दबदबा रहता था। दबदबा रहने का मतलब है यहाँ के लोग क्या हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर उर्दू भाषा ला दी जाती थी। कौन सी भाषा, उर्दू भाषा ला दी जाती थी। और उनकी संस्कृति को खत्म करने का क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था। और तो इस वजह से क्या होता था, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे लोगों क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। अगर आपके कल्चर को, संस्कृति को कोई खत्म करने का, आपकी भाषा को, लिपि को खत्म करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि हमारे भारत का जब संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 दिया गया, जहाँ पे क्या है, धार्मिक नहीं मतलब भाषा लिपि को संरक्षण करने का अधिकार है, ठीक है ना। 29, 30 जब देखेंगे तो क्या होगा, आपकी भाषा को बोलने से रोक देगा कोई, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वैसे ही वहाँ के लोग भी क्या कर रहे थे, दमित महसूस कर रहे थे जब उन पर क्या है, उर्दू भाषा को क्या किया जा रहा था, लादा जा रहा था। बंगाली संस्कृति यानी उनकी संस्कृति को क्या है, खत्म किया जा रहा था। और आप जानते ही हमार सोनार बांग्ला किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने। तो वो भी अब आगे आएगा तो देखेंगे। पश्चिमी पाकिस्तान क्या कर रहा था, उर्दू भाषा थोप रहा था और क्या कर रहा था, बंगाली संस्कृति के साथ क्या कर रहा था, दुर्व्यवहार कर रहा था। तो लोग परेशान हो गए। तो जब लोग परेशान हो गए तो होता है ना, परेशानी में एक मसीहा उभर कर आता है। क्या आता है, मसीहा उभर कर आता है। तो इनका मसीहा कौन था, शेख मुजीबुर रहमान। जैसे मूवियों में देखते होंगे ना आप लोग कि हाँ कोई आएगा सब कुछ खत्म कर देगा। जैसे एक मूवी है डॉन नंबर 1, साउथ की एक मूवी है डॉन नंबर 1। तो मतलब एक गुंडा लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, एक बुढ़िया को पीट रहा होता है, मतलब ज़्यादा उम्र की होती है। तो कहता है तेरे भी पाप होगा, अंत होगा, कोई आएगा। तो सूर्य भाई आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे सूर्य भाई कौन है, शेख मुजीबुर रहमान आते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान आते हैं। तो ये जब शेख मुजीबुर रहमान नेतृत्व करते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि वहाँ की राजनीति जो है, पूर्वी पाकिस्तान की जो राजनीति है, वहाँ पे वहाँ के लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप रहते तो यहाँ हो लेकिन पॉलिटिकल पावर आप कहाँ का, यहाँ का भी संभाल रहे हो। तो यहाँ के लोगों को ही क्या है, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ही वहाँ की क्या है, राजनीति में हिस्सेदारी का अधिकार मिलना चाहिए। तो डिमांड करने लगता है। कौन डिमांड करने लगता है, ये शेख मुजीबुर रहमान डिमांड करने लगता है। और एक पार्टी बना लेते हैं अपने, कौन सी, अवामी लीग। तो इनकी पार्टी का नाम पूछ लेगा तो कौन सी पार्टी होती है, अवामी लीग होती है। तो फिर क्या होता है, मान भी लेती है पूरे पश्चिमी पाकिस्तान वाले। और वहाँ पर क्या है, इलेक्शन करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। और चुनाव में जो होता है ना, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी होती है, कौन सी, अवामी लीग पार्टी होती है, वो क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। जो जब वो पार्टी विजयी हो जाती है
तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले होते हैं उसको मानने से क्या कर देते हैं, इनकार। तो जनादेश मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और बदले में क्या करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार। तो ये तो वही बात हो गई, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये पे हार भी गए हो, लेकिन इसको मानने से भी क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। ऊपर से इस मसीहा को कहाँ पर डाल दिया है, इस मसीहा को कहाँ पर डाल दिया है, जेल में डाल दिया है। इसको इसलिए जेल में डाल देते हैं, बोलते हैं कि आपको भारत से वित्तीय और राजनीतिक सहायता मिली है, इस वजह से क्या है, इसको जेल में डाल देते हैं। फिर इस वजह से क्या होता है, जब इसको जेल, जब होता है ना कि कोई भी एक्टर होगा जो पब्लिक के लिए खड़ा होता है, पिक्चरों में आपने देखा होगा, तो जब उस पर क्या होता है, कोई मुसीबत आता है तो सारी पब्लिक क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो सारी पब्लिक इकट्ठा होती है तो लोग भी क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, परेशान हो गए। लोग भी क्या करने लगे, बगावत करने लगे। और बगावत करते थे तो ये लोग क्या करते थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूरे पाकिस्तान पर अत्याचार करते थे। तो इस तरीके से 1971 में क्या होता है, युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से लोग बाग भाग रहे थे। यहाँ से भागकर कहाँ पे आ रहे थे, भारत में आ रहे थे। तो भारत में शरणार्थी की क्या है, समस्या बढ़ती जा रही थी। तो ये सारी कारण अभी पढ़ेंगे, जब आएगा तो समझेंगे। तो यहाँ पे भारत में समस्या आ रही थी शरणार्थी की, तो भारत ने कहीं ना कहीं किसकी हेल्प करी, इसकी सहायता की, पूर्वी पाकिस्तान की। और 1971 में क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में जो पाकिस्तान होता है, पश्चिमी पाकिस्तान, वो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है ना, आत्मसमर्पण कर जाता है। इस तरीके से एक नए राज्य या एक नए देश का जन्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, कहते हैं, माँ कहती है अले ले बच्चा पैदा हुआ है, वैसे ही कौन, सब बोलते हैं अले ले कौन पैदा हो गया, बांग्लादेश। तो ध्यान रखना, 1971 में कौन पैदा हुआ, बांग्लादेश क्या हो गया, पैदा हो गया। पैदा होने का मतलब है एक नया देश बन गया, कौन सा, बांग्लादेश। ये था 1971 तक की कहानी। ठीक है ना, 1971 तक की कहानी एनसीईआरटी की जुबानी। तो सारी एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है ना, तो ये जैसे आपने 3 इडियट बोला होगा, 3 इडियट अगर मूवी देखी होगी तो उसमें क्या बोलता है, उसमें कहता है कि ये शब्द तो बोल तो हो रहे हैं, लेकिन शब्द क्या है, हमारे हैं। तो ये शब्द किसके हैं, शब्द हैं एनसीईआरटी के, लेकिन बोल हम रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की सारी चीजें, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बाहर से नहीं बनता, ध्यान रखना। और अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। शुरुआत में कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जब आप पढ़ोगे, इस पे फोकस करोगे, तो आपको क्या है, चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। और नहीं करोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कम पढ़ो मत तो टेंशन भी नहीं होगा। खैर, अब बढ़ते हैं 1971 के बाद की क्या कहानी है। तो 1971 के बाद की कहानी हम समझेंगे क्या होता है। देखो, जब बांग्लादेश क्या हो जाता है, 1971 में बन जाता है, तो बांग्लादेश अपना संविधान बनाता है, और अपने संविधान में अपने आप को क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित कर देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो राज्य होगा, जो सरकार होगी, ठीक है ना, वो किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जनता को क्या होगा, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होगा। जैसे कि एक अब्राहम लिंकन का कथन भी है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो कभी आए लिख देना है। लोकतांत्रिक, समाजवादी यानी समाज के भले के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे खुद ही बनता है, लोग इसको चुनते भी हैं, लेकिन ये क्या करता है, एक गलती ये कर देता है, शेख मुजीबुर रहमान, ये एमआर का मतलब है, शेख मुजीबुर रहमान क्या करता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाता है। अध्यक्षात्मक मतलब अपने आप को राष्ट्रपति बना लेता है। ठीक है ना, जिसमें राष्ट्रपति पे ज्यादा पावर होती है। संशोधन करता है 1975 में। पहले क्या होती है, यहाँ पे संसदीय प्रणाली होती है। कौन सी होती है, संसदीय प्रणाली होती है। ठीक है ना, संसदीय प्रणाली होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली के स्थान पर ये 1975 में संशोधन करके कौन सी कर देता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेता है। ठीक है ना, फिर बाद में क्या होता है, ये इसकी जो पार्टी होती है अवामी लीग, तो ये अवामी लीग को छोड़कर ना बाकी सारी पार्टियों को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब इसने लोकतंत्र अपनाया था, तो ये लोकतंत्र हो सकता है क्या कि केवल आपकी पार्टी लड़े। तो इसने खुद भी गलती की। जब खुद भी गलती करेगी तो जनता तो किसी को माफ नहीं करती है। तो जनता एक बार देख लेती है, 2 बार देख लेती है, लेकिन तीसरी बार साफ भी कर देती है। तो अवामी लीग जो पार्टी होती है इसकी, शेख मुजीबुर रहमान, उसको छोड़कर सभी पार्टियों को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और 1975 में इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है सेना के द्वारा।
ये यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की क्या हो जाती है, हत्या कर दिया जाता है सेना के द्वारा। और इनकी जब हत्या किया जाता है तो जियाउर रहमान आते हैं। कौन आते हैं? जियाउर रहमान। यहाँ पे अगर आपको, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हो सकता है ये नीचे कुछ ज़्यादा हो गया तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो फिर जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है सेना के द्वारा तो कौन आते हैं? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान आते हैं। और जियाउर रहमान की पार्टी का नाम होता है नेशनल पार्टी। पूछ लेगा नेशनल पार्टी किसकी है? जियाउर रहमान की। और अवामी लीग किसकी है? शेख मुजीबुर रहमान की। मिलाने के लिए आ जाएगा तो ध्यान रखना, जियाउर रहमान की कौन सी पार्टी होती है? नेशनल पार्टी होती है। लेकिन इसको भी क्या है, हटा दिया जाता है, इसकी भी हत्या कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे सैनिक शासन कहीं ना कहीं क्या है, सैनिक शासन ही हो गया। उसके बाद आते हैं HM इरशाद। कौन आते हैं? HM इरशाद। बोलते हैं ना, शायरी वायरी बोलते तो इरशाद इरशाद करते हैं, वैसे ही याद रख लेना, HM इरशाद होते हैं, ठीक है ना। जियाउर रहमान के बाद कौन बनते हैं? इरशाद बनते हैं। तो फिर छात्र आंदोलन वगैरह होता है, जनता भी भड़क जाती है कि आप बिना मतलब में खुद ही आते जा रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हो, लोकतंत्र अपना रखा है लेकिन चुनाव होते नहीं है। तो फिर मजबूरी में आके क्या है, इनको चुनाव करवाना पड़ता है और 5 साल के लिए क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन फिर 1990 में जनता के दबाव में, छात्रों के दबाव में जब आंदोलन होता है तो इनको अपना पद क्या है, छोड़ना पड़ता है। तो जब इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, 1990 में, तो उसके बाद 1991 से वहाँ पे क्या आता है, चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से वहाँ पे फिर 1991 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती हुई आ रही है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। तो अगर कुछ भी दिक्कत आता है लेक्चर में, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो इसको क्या करें, लाइक करें। नहीं पसंद आ रही हो, अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, यूट्यूब थोड़ा सा क्या है, फीडबैक मिलता है। इससे फीडबैक मिलता है तो क्या होता है, अभी कुछ नया चीज़ है तो वो उभर कर सामने नहीं आएगा। लेकिन आप अपना फीडबैक देंगे, आपको अच्छा लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या है, पता चलेगा लोगों को धीरे धीरे। तो इस तरीके से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। और मैं हट जाता हूँ, आप क्या कर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। और ये मैप जरूर बना लेना, ठीक है ना। इसको रहने देता हूँ, हट जाता हूँ मैं। इसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट। आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ले लीजिए।